हैं 11th क्लास का टॉपिक, 11th क्लास का फिजिक्स, बिल्कुल बेसिक से, जहां से हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है। अगर आपने फिजिक्स पहले पढ़ा है या पहले कभी आपको समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको स्टडी करेंगे कंटिन्यूअस रूप से, तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल फिजिक्स आपको बेसिक से, स्टार्टिंग से यहाँ पर दिया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो सबको पता है, इसमें क्या नया बात है। इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर क्या है ये तो सबको पता है। हम इस दुनिया में, इस संसार में, इस दुनिया को अगर कहें पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति को मानते हैं जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, जिसे बहुत लोग भगवान के नाम से जानते हैं, जिसे बहुत लोग अल्लाह के नाम से जानते हैं, या अलग अलग लोग अलग अलग नामों से भी उसको मानते हैं। बट साइंस उसको एक नेचर के नाम से जानता है, प्रकृति के नाम से जानता है। वो उनको एक नाम दिया, बोला कि ये प्रकृति है, ये नेचर है, और ये सारा जो यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इन्हीं का बनाया हुआ है। और इन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाने में अर्थ बनाया, मार्स बनाया, ये पूरी गैलेक्सी बनाई, या और भी अभी रिसर्चेस चल रही हैं कि कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने और अर्थ जैसे प्लेनेट हैं, कितने और मार्स जैसे प्लेनेट हैं, कितने और जुपिटर जैसे प्लेनेट हैं। तो उन सबका एक अपना रूल होता है, एक उनका लॉ होता है। जैसे अर्थ पर एक हमको पता है कि यहाँ ग्रेविटेशन लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ काम करता है, कभी कोई चीज यहाँ पर एक जगह स्टेबल रहती है। तो ये इंसानों ने नहीं बनाया इसको, ये नेचर ने पहले से बना करके जब इस यूनिवर्स का निर्माण किया, उसी समय ये अर्थ का एक गुण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने का, वो उसने दे दिया। तो इस तरह की जो लॉ है नेचर की, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो साइंस का ब्रांच है ये फिजिक्स है। एक साइंटिस्ट हुए, बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर आरपी फेमन। डॉक्टर आरपी फेमन, तो उन्होंने कहा कि नेचर को आप जो स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में आपकी जानने की जो इच्छा शक्ति है, आप जो जानने का प्रयास करते हैं, वही फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब हो गया नेचर को जानना, प्रकृति को जानना, भगवान को जानना, अल्लाह को जानना, यही फिजिक्स है। अगर आप उनको जानते हैं तो आपको फिजिक्स आना चाहिए। अब फिजिक्स तो वैसे इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, टोटल 11 पार्ट में फिजिक्स को बांटा गया है। आपको सिलेबस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है 11th क्लास के। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंदर जो आपके बुक के अंदर जो ये टॉपिक दिया है, ये यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसी भी जो ये भौतिक संसार है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, उनका यूनिट क्या है, उनका मेजरमेंट कैसे हम करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये चीजें। उसके बाद काइनेमेटिक्स आया, इसको हिंदी में हम लोग गतिकी बोलते हैं। इस काइनेमेटिक्स के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं हमको। एक सबसे पहले स्केलर वेक्टर, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, उसके बाद समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, इससे सभी लोग परिचित हैं। 7th में भी पढ़ना था, 9th में पढ़ना था इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसी में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी कण के जो है गति, उसके बारे में, एंड रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। उसके बाद फिर ग्रेविटेशन, अपने आप में बहुत मजेदार चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन साहब ने बहुत ज्यादा काम किया ग्रेविटेशन को लेकर के। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इसी के अंदर जो है आपका वेव्स के अंदर में ही साउंड वेव के बारे में हमको पढ़ना होता है। अब यहाँ पर हमने तो ये जान गया कि फिजिक्स जो है ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और उसके लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि न्यूटन के एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन खोजा था तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट रखे गए हैं तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट m2 है,
तो उन्होंने कहा कि जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो डिपेंड करता है इन दोनों द्रव्यमान पर और इन दोनों के बीच की दूरी पर। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई r। उन्होंने कहा कि किसी दो पिंडों के बीच में, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे निर्भर करता है? उन्होंने इसके लिए एक सटीक डिफिनेशन दिया। वो सटीक डिफिनेशन क्या था? उन्होंने कहा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज या टू masses is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the distance between them। उन्होंने कहा कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो नेचर का जो लॉ है, उन्होंने इसको बताया। बात सही है, ठीक है। अब इसको इन लैंग्वेज के रूप में जो याद करना है, लैंग्वेज के रूप में हर जगह अप्लाई करना है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो फिजिक्स में हमको हेल्प करने के लिए एक नया सब्जेक्ट आया। उस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ने फिजिक्स को समझना और आसान कर दिया। उसने फिजिक्स को समझने में हमें बहुत हेल्प की, उसको एक्सप्रेस करने में, दर्शाने में, उसको लिखने में हमको बहुत मदद मिला। जैसे न्यूटन साहब के, अभी इसी एग्जांपल को ले लें, उन्होंने कहा कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के, और इन दोनों मास के, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच के डिस्टेंस, बीच की दूरी r के इनवर्सली वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब मैं इसको वैसे लिखना तो बड़ा मुश्किल था, भाई लैंग्वेज में लिखना पड़ता, तो मैथमेटिक्स ने इसमें हमें हेल्प किया। कहा कि भाई फोर्स को अगर हम लोग F से डिनोट करें तो कहें कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर कहा गया कि यही फोर्स, उन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r²। अब हम लोग अगर इसको लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो क्या मिला? m1 m2/r²। अब अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो हमें यहाँ पर एक नया कांस्टेंट मिलता है, g m1 m2/r²। ये g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसके बारे में हम अब लोग अभी आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पर हमें समझ आएगा कि ये g कहां से आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां से आया, इसका वैल्यू कितना होता है। ये सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे चलकर, ये हमने समझाने के लिए। तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि भाई फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज क्या है, हम लोग क्यों फिजिक्स में मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। ये तो आपने यहाँ पर एग्जांपल देख लिया कि जो टफ लैंग्वेज है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। ओके, सपोज कीजिए, अब देसी भाषा में समझते हैं तो आपके लैंग्वेज में, आपको पटना से दिल्ली जाना है। तो पटना से दिल्ली जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो आप पैदल भी निकल सकते हैं, पैर से आप चले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 महीना में पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम। एक आपके पास तरीका है कि आपने पटना जंक्शन से ऑटो लिया और ऑटो से दिल्ली के लिए निकल गए, उससे भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। आपने कोई और कंफर्टेबल जोन लिया, कार लिया, कार से चले, उससे भी पहुंच सकते हैं। यहां से ट्रेन लिया, 16-12 घंटे बाद हम लोग फिर भी दिल्ली पहुंच जाएंगे ट्रेन से भी। और एक सपोज कीजिए कि आप एयरपोर्ट पे गए, वहां से फ्लाइट का टिकट बुक किया दिल्ली के लिए, 1 घंटे 30 मिनट में आप जो है दिल्ली में पहुंच गए। तो पहुंचे तो सभी मेथड से दिल्ली में, पैदल गए तो भी दिल्ली पहुंचे, ऑटो से गए तो भी दिल्ली पहुंचे, ट्रेन से गए तब भी पहुंचे, फ्लाइट से गए तब भी पहुंचे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कंफर्टेबल, सबसे आरामदायक जो है किस चीज से सफर करने में रहा, तो जाहिर सी बात है कोई बंदा बोलेगा कि फ्लाइट से सफर करने में मुझे बहुत इजी रहा, बहुत कंफर्टेबल रहा। तो सेम मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स के लिए फ्लाइट का काम करता है। मैथमेटिक्स के बिना काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए इस फिजिक्स के रूल्स को, जो लॉ है, इस लॉ को स्टडी करने के लिए हमने मैथमेटिक्स को फिजिक्स के अंदर जोड़ा, ताकि इसका जो सफर है हमें फ्लाइट का मजा दे, आराम ही आराम हो, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े।
तो नहीं तो सपोज कीजिए कि ये वाला जो है आपका इक्वेशन, इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो कितना लंबा लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसी इक्वेशन को किसी जगह पे 5 बार दिखाना पड़ता, 5 बार लैंग्वेज लिखेंगे उसका तो मेहनत पड़ेगा। और यहाँ पर अगर इक्वेशन है हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यूज है मैथमेटिक्स का फिजिक्स के अंदर। अब फिजिक्स के ब्रांचेज हैं कुछ। फिजिक्स किन किन उसको फिजिक्स को टोटल 11 ब्रांच में बांटा गया है। जैसे पहले हम लोग सबसे पहले बात करें तो हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स। हमने कहा भाई ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। सबसे फर्स्ट बांटा गया इसका ब्रांच जो है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है आपका 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी जो है इससे पहले जो भी आपके काम हुए हैं फिजिक्स के अंदर, जो भी हमने रिसर्चेज किए हैं, जो खोज किए हैं, ये सभी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान था वो हमारे न्यूटन साहब का था। न्यूटन साहब ने क्लासिकल फिजिक्स पे बहुत अच्छा वर्क किया है। और एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने भी, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्लासिकल फिजिक्स से बहुत वर्क किया। इसमें 2 तरह की चीजें उन्होंने मतलब अच्छे से खोजी थी, जिसको हम लोग अभी आपके सिलेबस में पढ़ना होता है। एक है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जो है ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। और दूसरा जो है आपका वो है ग्रेविटेशन। और ये किसी से छुपा नहीं है, हर स्टूडेंट जानता है कि लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में इनका योगदान सबसे ज्यादा है। न्यूटन साहब का योगदान सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट दिया गया वो दिया गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद जो आपके रिसर्चेज होने शुरू हुए, जो खोज करना शुरू किया गया, जो फिजिक्स में काम किया गया, ये सब आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर्स ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। लॉजिक गेट्स हो गए, सर्किट हो गए, ये सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अभी भी बहुत सारे रिसर्चेज चालू हैं, चल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। फिर आपके जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब जो है, ये सब आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में आते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो काम किए थे वो किया है एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने सबसे ज्यादा जो है इसमें काम किया। और एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, इन्होंने भी मॉडर्न फिजिक्स में अपना बहुत सारा योगदान दिया। लेकिन इसके जो मेन पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स के, मेन जो सबसे प्रभावशाली जो इसमें काम किया गया वो दिया गया आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। इक्वेशन आपको याद होगा, E = mc², एनर्जी का फॉर्मूला दिया था लाइट को लेकर के। तो ये E = mc², ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसके बारे में आप लोगों को हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में बहुत डिटेल से पढ़ना है। एल्बर्ट आइंस्टीन साहब का नियम आपको भी इंटरमीडिएट में भी थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में खोजा था मैक्स प्लैंक साहब ने। इन्होंने इस क्वांटम फिजिक्स में बहुत काम किया है। ये हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। इसके बाद जो आपके ब्रांच आता है वो आता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। अगर हम लोग कहें कि भाई एक न्यूक्लियर फिजिक्स की चर्चा करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स, और एक और आपका आता है इसी ब्रांच ही है, वो है एटॉमिक फिजिक्स। बहुत कंफ्यूजन इसमें जनरेट हो सकता है कि भाई ये दोनों तो एक ही चीज है। न्यूक्लियर जो होता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, ये और एटॉमिक फिजिक्स में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर है। देखिए 1896 ईस्वी में हम लोग जब पढ़े थे, उस समय से शुरुआत किए थे न्यूक्लियर फिजिक्स का। उस समय हम लोग एटम्स
यही जानते थे कि एटम्स जो होते हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। किसी भी अगर हम लोग पदार्थ को, किसी मैटर को अगर हम लोग तोड़ते जाएं तो 1896 ईस्वी के शुरुआत में हम लोगों को यही पता था कि वो जो एटम्स हैं, वो एटम्स जो न्यूक्लियस में आपके स्थित होते हैं, ये सबसे छोटे एलिमेंट हैं। उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में, हमको आयंस के बारे में या नहीं पता था। तो वो जो फेज है फिजिक्स का, उसको हम लोग रखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में। इसमें जो हेनरी बैक्वेरेल नाम के साइंटिस्ट है, हेनरी बैक्वेरेल, इन्होंने इस पर काम किया था, न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। हेनरी बैक्वेरेल साहब ने न्यूक्लियर फिजिक्स काम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो एटम्स हैं, ये एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ करके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो उस फेज को जो जब इन्होंने ये काम किया था सिर्फ एटम्स के बारे में, तब उस समय हम लोग कहते थे कि ये जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में आता है। अब मसला ये है कि भाई जब इन्होंने एटम्स को तोड़ा ही नहीं, जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को इन्होंने तोड़ा ही नहीं, तो फिर इन्होंने रिसर्चेज क्या किए इसमें? तो रिसर्चेज इन्होंने किया था कि जो न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में, और बिहेवियर के बारे में। इन्होंने कहा कि फोर्स, बिहेवियर और स्ट्रक्चर के बारे में किसका भाई? तो न्यूक्लियस का। ये इन्होंने खोजा था, अपना काम इस पे किया था। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है, यूज इसका भी है। इसका यूज है, अगर हम लोग आज भी जो है पावर जनरेशन जहां पर होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सुना होगा, पावर जनरेशन हो गया, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज है। न्यूक्लियर वेपन हो गया, न्यूक्लियर वेपन, ये न्यूक्लियर वेपन भी जो है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स की देन है। फिर हम लोग कहें मेडिसिन, मेडिकल में इसका बहुत यूज है। आगे हम लोग जब मॉडर्न फिजिक्स की चर्चा करेंगे तो वहां पर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग यह स्टडी करेंगे कि भाई मेडिकल में, मेडिसिन में ये न्यूक्लियर फिजिक्स का कैसा यूज है, कैसे मतलब हम इसको वहां पर यूज करते हैं। यही नहीं, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है। एग्रीकल्चर में भी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज करते हैं। ये पावर जनरेशन तो सबको पता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां से अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो वहां पर बहुत हाई लेवल की एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, और हम उससे बहुत अच्छा जो है पावर जनरेशन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत जगह पे होता भी है। जैसे डॉक्टर यहाँ पर एटॉमिक जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए बहुत सारे रिसर्च सेंटर आज भी हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियर सेंटर हमें जो है मिल जाएंगे, उनके लिस्ट जो है सामने आपके आ जाएंगे। अब बात आती है एटॉमिक फिजिक्स की। एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था। इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, या न्यूक्लियर फिजिक्स से आगे का पार्ट है एटॉमिक फिजिक्स, इसमें जो हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम्स की बात करते हैं। मतलब एटम्स के को, और इसमें जब तोड़ा गया, जब साइंटिस्ट ने बोला कि भाई नहीं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इसको भी तोड़ने का काम किया जा सकता है, और यहां से हमें जो मिलता है वो मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन भी इसको बोलते हैं, और न्यूट्रॉन। इसके बाद हमें मिला आयंस मिले, कैटायंस, एनायंस जिनको हम जानते हैं उस नाम से। फिर जो है आपके एक न्यूट्रल एटम भी होता है, एक जो आपका न्यूट्रल एटम है। इन सब के बारे में जो रिसर्चेज हैं, ये रिसर्चेज आपके एटॉमिक फिजिक्स के अंदर में हुए थे। अब ये तो फिजिक्स के जानने पहचाने चीज है, इनके बारे में हम लोग बचपन से ही जानते हैं। अक्सर जब भी हम लोग पढ़ते हैं इन सब चीजों के बारे में सुनते आते हैं। आपको एक पता होगा, एक इसका और ब्रांच है फिजिक्स का, उसको हम लोग जानते हैं जियो फिजिक्स के नाम से। मोबाइल वाला जियो नहीं, जियो फिजिक्स। जियो फॉर ज्योग्राफिकल और फिजिक्स मतलब भौतिकी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि अर्थ जो है बहुत सारे फिजिक्स के फेनोमेनन को अपने अंदर समेटे हुए है। अर्थ अपने आप में एक मिस्ट्री है। आज भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम अर्थ के बारे में अभी भी नहीं जानते कि ये अंदर में इसके अभी क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, कितने रहस्य इसके अंदर अभी अवेलेबल हैं। जैसे आपको पता है, एक बहुत सुना होगा बारामूला ट्रायंगल्स के बारे में, कि वहां पर कोई भी चीज उसके ऊपर से अगर निकलेगी तो वहां पर
बहुत हाई ग्रेविटेशन है, उसको तुरंत अपने अंदर खींच लेती है। उस पर भी रिसर्च अभी उसको कंफर्म नहीं किया गया कि वजह क्या है वहां पे। हाँ, एक मान लिया गया कि वहां पर जो है अर्थ के ग्रेविटेशन का सेंटर काम करता है। इसके लिए भी प्रूफ नहीं है, हमने इसको सिद्ध नहीं किया। हमने एक अपनी थ्योरी दे दी और उस एरिया को बैन कर दिया, भाई उस एरिया में कोई भी फ्लाई नहीं करेगा। इसको नॉन फ्लाइंग जोन के अंदर उसको रखा गया, इस एरिया में किसी को जाना नहीं है। तो वैसे वैसे अभी ना जाने कितने रहस्य अर्थ के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग एक, आप ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये अर्थ की प्रॉपर्टी है। अर्थ के पास ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब जो प्लेनेट है, अर्थ हो गया या और भी हमारे आसपास अराउंड में जो प्लेनेट हैं, सबके पास उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक चीज और, चुंबक के बारे में पढ़ा होगा, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। आजकल तो हम लोग चुंबक देखते हैं कि एक चुंबक आता है, काला कलर का ब्लॉक होता है, उसको स्पीकर्स वगैरह में या बहुत जगह पे यूज किया जाता है। लेकिन जो मैग्नेटिज्म की जो थ्योरी थी, ये मैग्नेटिज्म की थ्योरी हमें अर्थ से ही मिली है। चुंबकत्व की जो थ्योरी है वो हमें अर्थ से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद आपके जो अर्थक्वेक वगैरह हो गए, आजकल दिल्ली वैसे भी हिल रहा है, अर्थक्वेक है। ये अर्थक्वेक के बारे में जो स्टडी है, ये सब जियोफिजिक्स के अंदर आते हैं। इसका रिजल्ट क्या मिला, इस फिजिक्स के इतना जो इसका रूल्स है, इस रूल्स के हेल्प से हमने अभी तक क्या खोजा है, तो खोजा है जरूर, उसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। सबने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास, जो बहुत आजकल वॉच में आती है या सूटकेस वगैरह में भी कहीं आता है, जो डायरेक्शन बताता है, वो मैग्नेटिक कंपास होता है। मैग्नेटिक कंपास जो है जियोफिजिक्स का ही देन है। वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के द्वारा वो डिसाइड करता है किसी भी चीज को, डायरेक्शन जो है आपको शो कर देता है कि आप नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के मिडिल में किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज जो है जियोफिजिक्स का ही देन है। अब एक चीज आपका आता है, एक और इसका ब्रांच है, वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में क्या है कि हम लोग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोफिजिक्स जो है, बायो फॉर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, मतलब आपको पता ही है। तो यहां पर जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी का रिजल्ट है आपका डीएनए। लिविंग थिंग्स का डीएनए सभी जानते होंगे, डीएनए जो है बायोफिजिक्स का ही देन है। उसके बाद आपका जो है मैकेनिक्स जो है, ये कुछ एक फिजिक्स के ब्रांचेज को एक जगह पर रख करके हमने उसको कहा कि ये मैकेनिक्स के अंदर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेईई के लिए या नीट के लिए, मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और आपका 11th पूरा मैकेनिक्स ही है। 11th में हम लोग पूरा मैक्सिमम जो है मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में सबसे पहले आपका जो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में हमने जाना था, ये क्लासिकल फिजिक्स भी मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। यूं कहें इसको फिजिक्स नहीं, चूंकि मैकेनिक्स कहा है तो हम कहेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है। फिर उसके बाद जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी मैकेनिक्स के अंदर आता है। उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम जानते हैं पहला चीज है लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो भी उसके टॉपिक है क्लासिकल फिजिक्स के, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आएंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमको ये पता है कि बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स का, हर एक पार्टिकल्स जो होते हैं, जितने भी कण होते हैं, उनका एक अपना बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वो जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में आपका आ जाता है। अगर हम लोग कहें कि मैकेनिक्स के ब्रांचेज कौन कौन से हैं, ये मैकेनिक्स के भी सब ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे इसके ब्रांच हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के अंदर हमने वही सिलेबस जब देख रहे थे तब हमने देखा था कि वेक्टर्स हो गए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सब काइनेमेटिक्स के अंदर में आपके आते हैं। फिर आपको कहा गया कि जो डायनेमिक्स है, ये भी डायनामिक्स जो है ये भी मैकेनिक्स के अंदर आता है। उसके बाद स्टैटिक्स जो है कि कोई भी वस्तु रेस्ट में है कि मोशन में है, ये सब आपके मैकेनिक्स के अंदर में लिए जाते हैं। फिर हो जाएगा कॉन्टिनम मैकेनिक्स है, कैलेस्ट्रियल मैकेनिक्स है, बहुत सारे मैकेनिक्स के ब्रांचेज हैं। एक और फिजिक्स के ब्रांचेज होती है, उसका नाम है एकॉस्टिक्स।
एकॉस्टिक्स जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं साउंड के बारे में। जो साउंड आपका चैप्टर है या वेव जो है ये एकॉस्टिक्स के अंदर आती है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब जो है आपके फिजिक्स के एकॉस्टिक्स ब्रांच के अंदर में आपकी ले जाती है। फिर आपका एक ब्रांच है इसका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में। सबने पढ़ा है 10th क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस के बारे में, आइज के बारे में, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। लाइट हो गया, फिर हो गया आपका वेव, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। लाइट के बारे में आप 10th क्लास में पढ़े हैं, वेव आपके लिए 12th क्लास में मिलेगा। ये बिल्कुल नया चीज है, इसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है। वेव थ्योरी ऑफ, ये जो है वेव थ्योरी आपका हो गया। लाइट के लिए भी हम लोग को पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है यहाँ पर। इसके में हम लोग जो हमें मिला है वो मिला है मिरर हमने खोजा है, फिर जो है आपका लेंस खोजा है, फिर माइक्रोस्कोप वगैरह खोजा है। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमने बनाए हैं, मतलब उसको रिसर्च करने के बाद ये सारे ऑप्टिकल फिजिक्स के सिद्धांत पर ही बेस्ड है। इसको ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स आपके 20th सेंचुरी में हमने ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। मतलब 90s के बाद, 1900 के बाद हमने जो है आपका ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, शुरू किया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिजिक्स का ब्रांच है, वो है थर्मोडायनामिक्स। बचपन से हम लोग अपने घरों में या बाहर हर जगह इसके बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं इसको, और हम लोग यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल वहीं अपने आसपास के हो रहे घटनाओं पर आधारित इसके एग्जाम्पल्स होंगे, उसी के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, ताप के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। 9th वगैरह में आपको हीट वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो टेम्परेचर और हीट के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, इसमें प्रारंभिक वे में इसको स्टार्ट किसने किया था, इस पर काम करना, अगर आपके मन में क्वेश्चन हो कि कौन इसको स्टार्टिंग में शुरू किया, इसको हाथ लगाया कौन थर्मोडायनामिक्स नाम के टॉपिक में, टेम्परेचर और हीट पर स्टडी करने का ख्याल किसके मन में आया, तो उस साइंटिस्ट का नाम है लॉर्ड केल्विन। केल्विन साहब ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद बहुत सेल्सियस आए और फ़ारेनहाइट साहब आए, बहुत लोग आए। जो ये हमारे डेली लाइफ में ये बहुत यूजफुल है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद जो आपका लास्ट जो ब्रांच है एस्ट्रोनॉमिक्स या उसका है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इसको हम लोग ऐसे समझें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जो पंडित जी हाथ देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, ये सब एस्ट्रोफिजिक्स का असर है, उसी की पढ़ाई है। इसी के अंदर हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्योतिष जो विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, वो फिजिक्स ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके प्लेनेट हैं और स्टार्स हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, और उसी के आधार पर हम लोग आगे जो हमारे ज्योतिषी हैं वो बहुत पहले इस एस्ट्रोफिजिक्स के हेल्प से वो बताते थे कि क्या होने वाला है। या आज भी जो है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं अच्छे लेवल के जो भविष्यवाणियां करते हैं और वो सच होती हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ये साइंस है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको वो लोग स्टडी करते हैं, या जो भी स्टडी करते हैं उनको हम लोग ज्योतिष के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते हैं, और उस विद्या को हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लेनेट और स्टार्स, वो भी बोलते हैं ना कि शनि खराब है, मंगल अच्छा है, तो काल सर्प दोष योग है, ये योग है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो सब प्लैनेट्स और स्टार्स के स्टडी पर डिपेंड करता है। उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसके अंदर हम लोग करते हैं। तो ये सब जो था ये फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस थे। फिजिक्स का है क्या उसके बारे में पढ़ा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमें एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, उसकी क्या जरूरत है, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, टॉपिक शुरुआत करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे, लिखना भी और उसको समझना भी। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए